हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमपीएस 003 भारत लोकतंत्र एवं विकास का चैप्टर 22 करेंगे, जिसका नाम है प्रवासन और विकास। इसे इंग्लिश में प्रवासन को माइग्रेशन कहते हैं। जो प्रवासी लोग होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं किसी कारणवश। और विकास डेवलपमेंट, ये हमारा चैप्टर का नाम है। इसके बारे में शुरू करते हैं। प्रवासन एक ऐसा सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समूह या कुछ पारिवारिक पूरा परिवार किसी कारणवश अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी स्थान पर स्थानांतरित होते हैं। यह प्रक्रिया व्यक्तिगत आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों पर आधारित हो सकती है। विकास के संदर्भ में हम देखें तो प्रवासन का अध्ययन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह विभिन्न क्षेत्रों के बीच संसाधनों और जनसंख्या का पुनर्वितरण करता है और अपनी संस्कृतियों को भी एक दूसरे जगह बांटता है। इसके कारण तो इसके प्रकार देख लेते हैं। वैसे मुख्य तो दो प्रकार के होते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन, एक आंतरिक प्रवासन। पर इसमें कुछ ट्विक करके दो तीन और बन सकते हैं, जैसे शहर से राज्य, शहर से ग्रामीण, ग्रामीण से शहर, और फिर अंतर्राष्ट्रीय और फिर आंतरिक, ऐसी वापस आना भी कह सकते हैं इसमें। और अंतर्राष्ट्रीय से अपने गाँव की तरफ आना, अपने मेन शहर की तरफ आना जहाँ उनका जन्म स्थान था। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन, इंटरनेशनल माइग्रेशन, जब व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में जाते हैं उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन कहते हैं। जैसे कि भारतीय कामगार जो भारत में काम करने वाले या व्यापारी लोग हैं, वे खाड़ी देशों में प्रवासन करते हैं। जैसे पंजाब से कनाडा जाते हैं काम करने के लिए, और भारतीय लोग दुबई जाते हैं कहीं काम करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर वेतन ज्यादा मिलता है उनको। भारतीय लोग नौकरी के लिए अमेरिका, कनाडा या दुबई जैसे देशों में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर सुविधाएं अच्छी होती हैं, नौकरियां मिल जाती हैं और वेतन ठीक होता है। यहाँ से तो बहुत ज्यादा होता है, तो वहां से फिर वे मनी ट्रांसफर कर अपने परिवार की मदद कर सकते हैं उन पैसों से। आंतरिक प्रवासन, इंटरनल माइग्रेशन, जब व्यक्ति देश के अंदर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों को प्रवासन। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग काम की तलाश में मुंबई या दिल्ली आते हैं। ये तुम्हारे प्रकार हो गए। अब कारण देख लेते हैं, किस किस कारण से प्रवासन किया जाता है। आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, पर्यावरण कारण, राजनीतिक कारण, ये हो सकते हैं। आर्थिक कारण में रोजगार की तलाश, बेहतर जीवन स्तर की तलाश और उच्च आय की तलाश। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो गांव में रहता है वह शहर में जाकर नौकरी करना चाहता है ताकि वह ज्यादा पैसा कमा सके। सामाजिक कारण, विवाह, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता। उदाहरण, एक परिवार अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए गांव से शहर में चला जाता है। पर्यावरणीय कारण, प्राकृतिक आपदाएं, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय गिरावट। उदाहरण, बाढ़ या सूखा की स्थिति में लोग सुरक्षित स्थान की ओर चले जाते हैं या खोज करते हैं। आप इनमें और भी पॉइंट अगर आपको याद आते हैं तो और भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं इनमें, और ऐड भी करने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपको बड़ा करना है तो सिर्फ इतने लिखने से नहीं होगा। आपको 500 वर्ड्स का आंसर लिखना है तो आपको इसमें एक दो पॉइंट ऐड करने होगा। इन पॉइंट है इनको ही थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है, तो अपने आप ही आपकी एक लाइन बढ़ जाएगी आर्थिक कारण के अंदर। सामाजिक कारण ये हो गया हमारा। पर्यावरणीय कारण भी हो गया हमारा, आपदाएं और पर्यावरणीय गिरावट के कारण, जैसे बाढ़ या सूखा की स्थिति में लोग अच्छे स्थान या सुरक्षित स्थान को ढूंढते हैं। राजनीतिक कारण, जैसे युद्ध, सिविल संघर्ष और राजनीतिक उत्पीड़न। सीरिया के लोग युद्ध के कारण अन्य देशों में शरण लेते हैं। अभी यूक्रेन में युद्ध हुआ था तो वहां के भी लोग, भारतीय लोगों को वापस बुलाया गया था जो वहां पर प्रवासन करके गए हुए थे, पढ़ाई के लिए गए हुए थे बच्चे। आर्थिक प्रभाव, सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव देख लेते हैं। आखिर इनके प्रभाव देख लेते हैं किस प्रकार है। सकारात्मक यानी पॉजिटिव, नए स्थान पर काम करने वालों से वहां की अर्थव्यवस्था को फायदा होता है। अगर नए लोग आएंगे और वहाँ की जो है रोजगार, वहाँ पे जो काम करने वालों की संख्या बढ़ेगी और तेजी से काम होगा वहां पर। उदाहरण के लिए खाड़ी देशों में भारतीय कामगारों से वहां की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, और वहां के जो रहने वाले हैं उनसे तो फिर भी इनको कम पैसा दिया जाता है थोड़ा, क्योंकि ये दूसरे देश के आए हुए लोग हैं। फिर भारतीय लोगों को यहाँ की मुकाबले फिर भी वो बहुत ज्यादा मिल जाते हैं पैसे। नकारात्मक, मूल स्थान पर काम करने वालों की कमी होती है। उदाहरण के लिए गांव से लोग शहर चले जाते हैं और गांव में काम करने वाले लोग कम हो जाते हैं। ये नकारात्मक प्रभाव हो सकता है इसका, कि सब खेती बाड़ी छोड़कर शहर में काम करने जाते हैं, क्योंकि खेती में इतना उनका नुकसान हो जाता है। सामाजिक प्रभाव, सकारात्मक, नए स्थान पर विभिन्न संस्कृतियों का संगम होता है। उदाहरण के लिए दिल्ली में देश भर के लोग रहते हैं, जिससे वहां विविधता और समृद्धि होती है। नकारात्मक, नए स्थान पर सांस्कृतिक और सामाजिक टकराव भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मुंबई में अन्य राज्यों से आए लोग और स्थानीय लोगों के बीच कभी कभी तनाव उत्पन्न हो सकता है। पर्यावरणीय प्रभाव, सकारात्मक, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों से लोग कम हो जाते हैं और शहर में काम करने वाले लोग गांव में जाकर कृषि कर सकते हैं, जिससे भीड़ की स्थिति से वे दूर हो सकते हैं, प्रदूषण से बच सकते हैं। अगर पर्यावरण पर प्रभाव, और नकारात्मक, नए स्थान पर जनसंख्या बढ़ने से पर्यावरण पर दबाव पड़ता है।
उदाहरण के लिए शहरों में जनसंख्या बढ़ने से वहां प्रदूषण और ट्रैफिक की समस्या बढ़ती है और जमीन की कमी होती है। प्रवासन नीति विकास, अब किस किस तरीके से प्रवासन को ठीक रखने के लिए, उनकी मदद करने के लिए क्या क्या नीति और विकास किया गया है सरकारों द्वारा। ये कुछ नीतियां हैं, इनको मैंने ऐड किया इस आंसर में। इस पॉइंट में भारत में प्रवासन और विकास को संतुलित करने के लिए सरकार ने कई नीतियां योजनाएं बनाई। नीतियों का उद्देश्य प्रवासी कामगारों के अधिकारों की रक्षा, धन परिवेशन यानी अपने पैसों के वो अच्छी तरह यूज कर सके, अपने परिवारों तक भेज सके, इनकी सुविधा करना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के प्रयासों को बढ़ावा देना। प्रवासी कामगारों के अधिकारों की रक्षा किन किन संस्थाओं द्वारा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने मानकों का अनुपालन। भारत ने ILO के विभिन्न सम्मेलनों पर हस्ताक्षर किए हैं जो प्रवासी कामगारों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। प्रवासी कामगार कल्याण निधि, इस निधि का उद्देश्य प्रवासी कामगारों को स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना है। E-माइग्रेट पोर्टल, यह एक ऑनलाइन पोर्टल है जो प्रवासी कामगारों को विदेश में रोजगार के लिए सुरक्षित और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित कराता है। धन प्रवेशन की सुविधा, प्रवासी भारतीय आर्थिक सम्मेलन PIO, यह सम्मेलन प्रवासी भारतीयों को निवेश के अवसरों और आर्थिक सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करता है। बैंकों और वित्तीय संसाधनों के साथ साझेदारी, सरकार ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ साझेदारी की है ताकि धन प्रवेशन की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाया जा सके, यानी धन अपने परिवारों तक अच्छी तरह भेज सके। रेमिटेंस सेवाएं जैसे कि वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ समझौते, जिससे प्रवासी भारतीय अपने परिवारों को आसानी से पैसे भेज सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा, इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करना और श्रमिकों को 100 दिनों का गारंटी शुदा रोजगार प्रदान कराना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY, ये योजना ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से रोजगार के लिए तैयार करने का प्रयास करती है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इस मिशन का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को आत्मनिर्भर बनाना और उनके लिए सतत आजीविका का अवसर पैदा करना है। अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं प्रवासन नीति के। केरल सरकार ने नोरका, नॉन रेजिडेंट करेलियट अफेयर्स विभाग की स्थापना की जो प्रवासी केरल वासियों के मुद्दों को हल करने के लिए कार्य करता है। यह विभाग स्वास्थ्य बीमा, कानूनी सहायता और पुनर्वास योजनाओं को पेशकश करता है। पंजाब सरकार ने प्रवासी पंजाबी मामलों के लिए एक विशेष विभाग स्थापित किया है जो विदेशी में रहने वाले पंजाबी लोगों का कल्याण और विकास के लिए काम करते हैं। जो कनाडा में पंजाब के लोग बहुत ज्यादा होते हैं, इंग्लैंड में भी होते हैं। प्रवासन और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ, ऑर्डरली और रेगुलर माइग्रेशन, भारत ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए जो प्रवासन को सुरक्षित और व्यवस्थित और नियमित बनाने के लिए वैश्विक मानकों को स्थापित करता है। द्विपक्षीय श्रम समझौते, भारत ने कई देशों के साथ द्विपक्षीय श्रम समझौते के लिए ताकि भारतीय प्रवासी कामगारों के अधिकारों की रक्षा की जा सके, उनके लिए बेहतर कामकाजी परिस्थितियां सुनिश्चित की जा सके। ये तो आपके हो गए। और ये क्वेश्चन है और एक और इसके नीचे क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन ऐड किया मैंने इसमें। प्रवासन को रोकने के लिए सरकारों को क्या काम करना चाहिए जिससे कि लोगों को जरूरत ही नहीं पड़े कि वे एक देश से दूसरे देश में जाएं या एक गांव से शहरों की तरफ उन्हें जाना पड़े। अब जो ऊपर थे उनको आपको थोड़ा सा इसमें है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाना, स्थानीय उद्योगों का विकास करना, कृषि आधारित उद्योग, हस्तलिपि, लघु उद्योगों को बढ़ावा देना। महात्मा गांधी जैसे मनरेगा आंदोलन है, मनरेगा जो नीति है, इस योजना का विस्तार और सुधार ताकि अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, सड़कों और परिवहन सुविधाओं का विकास जिससे लोगों को अपने गांव में ही काम के अवसर मिल सके। शिक्षा और कौशल विकास, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसे योजनाओं को युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम। शिक्षा का सुधार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता और साक्षरता दर को बढ़ाना ताकि युवाओं को बेहतर अवसर मिल सके। बुनियादी सुविधाओं का विकास, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वच्छता और पानी, आवास योजनाएं, इनका प्रबंध करना, ग्रामीण क्षेत्र में अच्छे अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं का उपलब्ध कराना और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से लोगों को सस्ते और अच्छे घर उपलब्ध कराना। कृषि में सुधार, कृषि तकनीकों को उनको हाईटेक करना, विकसित करना, किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी और संसाधन उपलब्ध कराना। कृषि ऋण और बीमा, किसानों को सस्ते ऋण और बीमा सुविधाएं उपलब्ध कराना ताकि वे आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सके और समय समय पर अगर कोई किसान चुका नहीं पा रहा है तो उनको कारणवश या जलवायु क्लाइमेट चेंज के कारण उनकी खेती अच्छी नहीं हुई और चुका नहीं पाया तो उनको माफ भी कर देना, उनको थोड़ी राहत दे देना जिससे उन पर दबाव ना आए, ये भी उन्हें करना चाहिए। इसमें फसल विविधीकरण, अगर लोन दे दें और ये नहीं देखें कि उनकी फसल चल रही है नहीं चल रही है, वातावरण कैसा है, जलवायु कैसा है, सिर्फ पैसा मांगने लग जाएगी बैंक उनसे कि पैसा दो, अब तो कहाँ से देंगे, तो फिर बेचारे सुसाइड करने पे मजबूर हो जाते हैं। फसल विविधीकरण, विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती को बढ़ावा देना जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सके। माइक्रो फाइनेंस एवं
स्वयं सहायता समूह में महिलाओं और अन्य लोगों के लिए स्वयं सहायता समूह बनाना, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। माइक्रो फाइनेंस छोटे ऋण प्रदान करना, ताकि लोग अपने छोटे व्यवसाय शुरू कर सके और रोजगार के अवसर बढ़ा सके। सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, पुरानी पेंशन योजना, स्वास्थ्य बीमा, जनधन योजना, बुजुर्गों के लिए पेंशन, सभी के लिए स्वास्थ्य बीमा योजनाएं उपलब्ध कराना, बैंकिंग सेवा और की पहुंच और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। ग्रामीण पर्यटन का विकास, पर्यटन को बढ़ावा देकर रोजगार के नए अवसर पैदा कर सकते हैं। संस्कृति और विस्तार का संरक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षण और उनका प्रचार कर सकते हैं, जिससे वहां से पर्यटन बढ़ सके। लोकल गवर्नेंस में सुधार, पंचायती राज संस्थाओं को सुधार किया जा सकता है। स्थानीय समुदायों की भागीदारी को और बढ़ावा दिया जा सकता है। विकास कार्यों में स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करना। सरकार द्वारा इन उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा, जिससे प्रवासन की आवश्यकता कम होगी, क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उनको सभी चीजें यहीं पर मिल जाएंगी और लोग अपने मूल स्थानों पर रहकर ही संतोषजनक जीवन जी सकेंगे। एक क्वेश्चन ही हो गया आपका। फिर एक क्वेश्चन है, ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में प्रवासन के कारणों और उनके परिणामों को वर्णन कीजिए। भारत में ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में प्रवासन एक महत्वपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया है। यह होती रहती है, हर आर्थिक घटना है। यह प्रवासन विभिन्न कारकों से प्रेरित होता है और इसका समाज और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जो पर हमने सुझाव दिए, उन्हीं के जो कारण है, उन्हीं के वे ना होने के कारण ही प्रवासन होता है। कारण है रोजगार की तलाश, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, अवसरों की तलाश और प्राकृतिक आपदाएं। ये कारण है जिनके कारण उन्हें प्रवास करना पड़ता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। और परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? शहरीकरण में वृद्धि हो सकती है। ग्रामीण से शहरी प्रवासन के कारण आबादी में वृद्धि होगी। यह शहरी बुनियादी ढांचे पर दबाव डालता है और प्रदूषण, यातायात और भीड़ बढ़ाता है। अपराध जैसी समस्याओं को जन्म दे सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों का पतन, ग्रामीण क्षेत्रों से युवाओं और कुशल श्रमिकों का पलायन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समाज कमजोर हो सकता है। सामाजिक असमानता, शहरी क्षेत्रों में गरीबी और सामाजिक असमानता बढ़ सकती है, क्योंकि प्रवासियों को अक्सर भेदभाव और शोषण का सामना करना पड़ता है। भाई तू तो वहां से आया है, उनको नीची नजर से देखते हैं कि बिहार से आए लोग हैं, क्या ही कर लेंगे ये, जबकि वे बहुत ही होशियार होते हैं बिहार के लोग। पर्यावरणीय प्रभाव, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का नुकसान और शहरी क्षेत्रों में बढ़ती आबादी पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इसका कंक्लूजन है, ग्राम से प्रवासन एक जटिल घटना है जिससे सकारात्मक नकारात्मक दोनों परिणाम हो सकते हैं। इस प्रवासन के प्रबंधन और इसके नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए नीतियां बनाना महत्वपूर्ण है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देकर प्रवासन को कम भी किया जा सकता है और ये करना भी चाहिए सरकारों को। इस चैप्टर में इतना ही है। अगर आप चैप्टर के नोट्स, इसकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।